जो कि एक इशारा कर रही हैं कि सरकार का विजन लॉन्ग टर्म का विजन है। और हमारे साथ यूथ जुड़ रहे हैं जो कि अपनी भविष्य पर नजर टिकाए हुए हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं परेश गुप्ता जी, जो कि ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉमर्स के फाउंडर हैं और राजस्थान में स्टार्टअप का बड़ा चेहरा है। हमारे साथ हैं तुषार सैनी जी। तुषार सैनी जी जो हेड स्टार्ट नेटवर्क है उसके राजस्थान में सिटी लीड हैं। और इन्होंने श्री राम कॉलेज दिल्ली से अपना कॉमर्स में ग्रेजुएशन स्टडी की है। इसके अलावा कई कंपनियों में काम कर चुके हैं। हमारे साथ हैं नेहा गुप्ता जी, जो कि मंगलम ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और बिजनेस मूवमेंट की राजस्थान में की पहचान है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। परेश जी, आपने केंद्रीय बजट देखा होगा। अगर तो कई लोग उसको नंबर भी दे रहे हैं, तो आप कितना नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं केंद्र के बजट को? देखिए, मतलब कोविड के बाद में ये बजट एक्सपेक्टेड था। मतलब मेरा जो थॉट था कि जो अनाउंसमेंट हुआ था कि एकदम तोड़फोड़ बजट आएगा, वैसा तो कुछ नहीं था। बट ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक्सपेंडिचर बजट आना है, खर्चा होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा, बाकी सब चीजों पे खर्चा होगा, वैसा वाला बजट दिया है। तो मैं बोलूंगा कि इस कोविड के सिचुएशन के हिसाब से ये बजट 7.5 पे स्टैंड करता है मेरी नजर में। चलिए, सो हमारे साथ महिला उद्यमी नेहा जी हैं। नेहा जी, आपकी नजर में कहाँ खरा उतरता है बजट, कहाँ निराश करता है? थैंक यू सो मच पत्रिका टीवी इस विषय को ऊपर लाने के लिए। यूनियन बजट मेरे हिसाब से बड़ा डेकोरेटिव बजट है, बड़ा सोचा समझा हुआ। कहा जाता है कि ये जो बजट है वो इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए नहीं, इकोनॉमिकल हेडलाइंस को ऊपर लाने के लिए ज्यादा है। आपने देखा होगा कि अमूमन हम बजट्स को देखते हैं कि शेयर मार्केट कहाँ गया, तो हर चीज इतनी स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है, जिसको हम लोग एक बार विंडो ड्रेसिंग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने दे दिया, हॉस्पिटैलिटी में आपने दे दिया, हॉस्पिटल्स, या आपने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोरियस दिखा दिया। सो उससे ऐसा फील आता है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। लेकिन जो बजट होता है वो एक लॉन्ग टर्म वर्क इन प्रोग्रेस होता है। वो सिर्फ एक मात्र वो पता चलेगा फ्यूचर में कि इसका रिजल्ट क्या है। तो एक बार को विंडो ड्रेसिंग कर दी गई है, जिसको मैं डेकोरेटिव बजट कहूंगी। अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो अपने मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो कोविड के बाद सेंटिमेंट्स जो है बिल्कुल अलग हो गए। 4 साल से 5 साल से जो डंप में था मार्केट, वो एकदम से उठ गया। वो किसी रिफॉर्म की वजह से नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ कि लोगों ने घर की जरूरत महसूस करी, या अपने पोर्टफोलियो में जहां वो इन्वेस्टमेंट में दूसरी चीजों को जगह देने लगे थे, वहां दोबारा से बैक टू बेसिक घर, कपड़ा और मकान पे दोबारा से आ गए। सो जो वी शेप्ड इकोनॉमी, जो आइडियलिस्टिक व्यू दिखाया वी शेप्ड इकोनॉमी का, जहां रिवाइवल वी शेप में होना भी शुरू हो गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो यूनियन बजट है उसने वी छोड़कर के शेप्ड इकोनॉमी दिखाई, जो कि बड़ा डेरोगेटरी है। सो मुझे ऐसा लगता है ये बजट एस्पिरेशनल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम डेकोरेटिव भी है। अगर हम देखें, एमएसएमई जो हमारे यहाँ की बैकबोन मानी जाती है, 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया जाता है। आज जब रिकवरी का टाइम है, जहां सारी यूनिट्स बंद हो चुके हैं, बहुत सारी यूनिट्स को, उनमें भी जो बजट एलोकेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ लोन रखा गया है, कोई रिफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब आप जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसके ऊपर आपने और बोझ डाल दिया। और एमएसएमई अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स स्मॉल सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं बजाय की बिग कॉर्पोरेशंस। सो आप खुद ही बताइए, अगर ये एक्चुअल इकोनॉमी का सिनेरियो है तो ये कहना कहीं गलत होगा कि इकोनॉमिकल हेडलाइंस अच्छा करते हुआ बजट है, इकोनॉमी को अच्छा करता हुआ बजट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आपका कहना है कि आप इसको 10 में से 5 नंबर ही देंगी, अगर मैं ऐसा मानूं तो? हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी 5 अभी, क्योंकि ठीक है, अच्छा एक फेस आपने ला दिया शेयर मार्केट, और वो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अच्छा फील करा दिया। गोल्ड की रेट भी थोड़ी बहुत कम हो गई, बट इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो तो बाद में 5 साल के बाद ही पता चलेगा कि हाँ हुआ कि नहीं। ओके, हमारे साथ तुषार सैनी जी हैं। तुषार जी, आपका कैसा व्यू है? ये आप बिल्कुल इन सब हम दोनों हमारे जो प्रतिभागी हैं उनसे काफी युवा हैं, और स्टार्टअप के जो है ना आप काफी बड़ा चेहरा भी है राजस्थान में। क्या कहेंगे, कैसा रहा? सो मेरा जो पर्सपेक्टिव है बजट पे, मैं बोलूंगा जैसे निर्मला सीतारमण जी ने जो बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने बजट में सिर्फ खर्चा किया है, खर्चा किया है, खर्चा किया है। तो गवर्नमेंट ने जो बजट निकाला है उसमें खर्चा उन्होंने बहुत किया है, बट जो नुकसान है, जो फिस्कल डेफिसिट है,
जो जितना बढ़ा है उस बजट को अनाउंस करने के बाद, आई थिंक मेरी नजर उस पर रहेगी कि गवर्नमेंट इतना खर्चा करने के बाद इन्फ्लेशन को कैसे रोकती है, गवर्नमेंट उस फिस्कल बजट को कैसे कंट्रोल करती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। अगर मैं बोलूं सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए, तो मैं थोड़ा निराश था कि स्टार्टअप्स में अभी जो दिक्कतें स्टार्टअप्स फेस कर रहे हैं उस पे गवर्नमेंट ने ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी, हमें ज्यादा चीजों के बारे में बातें नहीं की गई। उन्होंने बस बोला कि हम कैपिटल जो टैक्स हॉलिडे है वो बढ़ा देंगे, कैपिटल एग्जेम्पशन जो मिल रहा है वो बढ़ा देंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टअप में इस समय, जब हम पैसा डालते हैं स्टार्टअप में, तो उन्होंने ना जिक्र किया एंजल टैक्स का जिसपे सबकी नजर थी, उन्होंने ना जिक्र किया कन्वर्टेबल नोट का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका वो कम करने का, जो अभी उनका 25 लाख पर टिका हुआ है वो भी कम करने का जिक्र नहीं हुआ। सो उन चीजों पर कुछ हमें साफ चीजें नहीं दिखाई गई कि उस पे कैसे गवर्नमेंट क्या करेगी आगे, जिसकी वजह से स्टार्टअप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से वो उनको शायद उतना साफ तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। तो मेरा जो नजरिया होगा वो बजट पे होगा शायद 6 नंबर, क्योंकि काफी चीजें जो मैं देखना चाहता था वो गवर्नमेंट ने बात ही नहीं की उसके बारे में। ओके, फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है सरकार। चलिए तो सर अब राजस्थान का बजट आने वाला है। राजस्थान में स्टार्टअप में पिछले कुछ दिनों में काफी प्रयास किए गए हैं, भामाशाह एक सेंटर खोला गया। तो ओवरऑल सब देखते हुए आपको क्या लगता है राजस्थान के बजट में क्या क्या होने वाला है, क्या अनुमान है आपका? जो मैं राजस्थान के स्टार्टअप बजट में देखना चाहूंगा वो मैं देखना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कुछ नए इनिशिएटिव्स लाए, क्योंकि हमारे पास लास्ट बजट में जो बेसिक नेसेसिटी थी कि एक इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ अपने पॉलिसीज और कुछ चीजें लॉन्च कर दी, वो लास्ट बजट में हो चुका है। अब मैं जो देखना चाहूंगा अगले बजट में वो देखना चाहूंगा कि जो लास्ट बजट में अनाउंस हुआ था उसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरीके से आगे लेकर जाई जाती है, और कुछ नए इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट शुरू करना चाहती है। जैसे मैं देखता हूं कि कोविड के बाद सबको क्लैरिटी आ गई है कि खेती जो है, हमारा जो किसान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर ने हमें जीडीपी में प्लस की ग्रोथ दी है, बाकी सेक्टर्स ने नेगेटिव की ग्रोथ दी है। तो मैं देखना चाहूंगा कि जो एग्रीटेक जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसमें एग्रीटेक को कैसे गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती है या फिर गवर्नमेंट उसको कैसे सपोर्ट करती है। तो मैं एग्रीटेक पे डेफिनेटली देखना चाहूंगा कि गवर्नमेंट उसको कैसे बढ़ाती है, क्या फाउंडर्स को या फिर स्टार्टअप्स को वो चीजें देती हैं ताकि वो उस एरिया को प्रमोट कर सके। तो परेश जी, स्टार्टअप अगर आपने काफी लंबे समय से आप ट्रैक कर रहे हैं स्टार्टअप को राजस्थान में, कैसे आप इवेल्यूट करेंगे कि पिछले कुछ दिनों सरकार का कैसा कामकाज रहा, और बजट में उसको देखते हुए आपको क्या लगता है क्या होने वाला है बजट में? देखिए मतलब राजस्थान में जो स्टार्टअप का जो सिनेरियो रहा है वो बहुत ऊपर नीचे हुआ है, और पहले बहुत ज्यादा फैन फेयर के साथ हमने काफी बड़ा प्रॉमिस किया, पॉलिसी लेकर आए, पर फिर कहीं ना कहीं मैं लास्ट 1 साल से, जब से कोविड आया, कम से कम मार्च के बाद से मैंने बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा है स्टार्टअप एक्टिविटी के अंदर राजस्थान में। सो अगर आप देखेंगे कि जितने भी स्टार्टअप के कंसल्टेंट्स थी, कोवर्किंग स्पेसेस थी, सब बंद हो गई, और वहां पे लोग चले गए, मेंटर्स चले गए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं हुए हैं अभी तक। तो आई थिंक एक बहुत सीरियस रिक्वायरमेंट है उसको वापस रिन्यू करने की। तो आज आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आई स्टार्ट है, जो भामाशाह का सेंटर है, जो गवर्नमेंट के बाकी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहां पर कोवर्किंग में लोग बैठे या नहीं बैठे हैं बट मेंटर्स नहीं है, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं हुए। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू होना बहुत जरूरी है, वो स्टार्टअप्स वेट कर रहे हैं। देखिए उसके अलावा बहुत सारा मनी प्रॉमिस किया गया था, तो इनफैक्ट वो मनी प्रॉमिस हो चुका है बट डिलीवर नहीं हुआ आज तक। वो स्टार्टअप वेट ही कर रहे हैं कि हमें वो पैसा कब मिलेगा। कितने सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कोविड के टाइम पे बंद हुए, जिनको की रिवाइव करने की जरूरत है। और ये एक बहुत सीरियस मैटर है इस समय पे कि राजस्थान, सब लोग सरकार को देख रहे हैं कि भाई अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हम राजीव गांधी का प्लान लेकर आएंगे, उनकी जयंती के नाम से उन्होंने स्टार्टअप का इवेंट किया इतना बड़ा, वापस से प्रोमिसेस करे, बट वो एक्शन में आना बहुत बहुत जरूरी हो गया। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं तो चाहता हूं कि इस बजट के अंदर कम से कम जो हमारे अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, जो बचे हुए प्रोमिसेस हैं, वो पूरे कर दिए जाएं। एक से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी। दूसरा देखिए 3 बड़े सेक्टर्स हैं जो इमर्ज होते हैं इस समय पे, एग्रीटेक, एडटेक और हेल्थ टेक। और गवर्नमेंट सारे स्टार्टअप्स को नहीं सपोर्ट कर सकती, हम सब समझते हैं, सबको मालूम है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट का बजट वीक होगा, और ये कोविड के टाइम पे खर्चा सबका बहुत बड़ा है, तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। बट आप ही सोचिए एग्रीटेक, एडटेक और हेल्थ टेक,
गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो स्टेट गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि जो भी एक्टिविटी हो, हेल्थ टेक के ऊपर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करो, एड टेक पे स्टार्टअप को सपोर्ट करो, एग्री टेक पे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करो, भले या बाकी सेक्टर्स को मत करो। सो सेक्टर फोकस्ड स्टार्टअप ग्रोथ मेरी तरह से स्ट्रैटेजी राइट होगी गवर्नमेंट के लिए। सारे सेक्टर्स के लिए मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट एक ऑल परवेजिव स्टार्टअप पॉलिसी ला पाए इस समय पे, गिवन द फाइनेंशियल कंडीशन। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं इस समय पे। नेहा जी, महिला उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि बजट में कुछ महिला मतलब जेंडर बजट कुछ इस तरह का कुछ अनुमान है आपका? क्योंकि महिलाओं ने कोविड के दौरान सबसे अधिक भूमिका निभाई है। आप घर के बाहर जो महिलाएं थी वो घर के अंदर की चुनौतियों में उलझी हैं, और उन्होंने जो ना दोहरी चुनौतियां, घर में रहते हुए भी घर की चुनौती भी देखी है और बाहर की चुनौती भी संभाली है। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? नारी टू नारायण स्लोगन तो दिया, लेकिन नारी के लिए एक भी पॉलिसी नहीं की। सो स्टेट बजट ने लास्ट ईयर भी आई शक्ति के नाम से काफी स्कीम्स निकाली थी जो कोविड की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अगर वो ही दोबारा से लाई जाए तो भी एक अच्छी चीज है, बट एट द सेम टाइम एक विमेन, अगर आप देखो जनसंख्या तो 50% है, मतलब इक्वल है हम लोग, लेकिन हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 17% ही है, और वो भी माइक्रो और स्मॉल स्केल में है, मतलब हम लोग मीडियम में भी नहीं आते हैं। सो हमारी जरूरतें साइकोलॉजिकल भी बहुत सारी हैं, और स्पेशली आप जैसे आपने मेंशन किया, कोविड में घर में ऑनलाइन क्लासेस और हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं था तो घर पे ही रहना पड़ा। तो जो विमेन के 3 लेवल होते हैं, एक विमेन वर्कफोर्स जो गांव में चले गए, उसमें गांव वाले भी वापस लेडीज नहीं है, उसमें गांव में से लेडीज नहीं आ पा रही हैं। सो विमेन वर्कफोर्स, सेकेंडली विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी उनको, क्योंकि उनके माइक्रो स्मॉल बिजनेस होते थे तो उनको भी उन्हें शट डाउन करना पड़ा, बिकॉज उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो लोग कर नहीं पाए, और साथ में वो अपने उनको भी ना कस्टमर एम्प्लॉय कर पाए, और उनका स्मॉल और माइक्रो में था तो ना तो सप्लाई थी ना वहां डिमांड थी। तो बिल्कुल विमेंस का तो सब कुछ जीरो ही आप समझ लीजिए अभी। तो उनको साइकोलॉजिकल हेल्प की इस वक्त बहुत जरूरत है। ओके, जैसे हमारे पास नेहा जी समय कम बचा है, संक्षेप में अगर आपसे जाना जाए, एक कोई अपेक्षा आपकी क्या होगी बजट में? राजस्थान के बजट में क्या आप देखना चाहेंगी जो आपको लगता है कि प्रायोरिटी तो होना ही चाहिए, इसके बिना बजट कहीं ना कहीं मिस करेंगे आप? ओवरऑल मैं अगर आपको बोलूं तो रियल एस्टेट में अगर डीएलसी रेट्स, जैसे आप देखोगे बिहार में, महाराष्ट्र में, उन लोगों ने 20% तक स्लैश की है, जिससे कि रियल एस्टेट बढ़ा है, और रियल एस्टेट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 300 से ज्यादा एमएसएमईज जुड़े हुए हैं। सो अगर कहीं डीएलसी रेट में महाराष्ट्र को या उसमें देखा जाए और कुछ अच्छा सा रियायत दी जाए तो हाँ, रियल एस्टेट अच्छा फ्लरिश करेगा, तो उसकी सारी सब्सिडीज भी अच्छी फ्लरिश करेंगी। बिल्कुल। तुषार जी क्या कहेंगे आप? आपकी क्या अपेक्षा है? एक जो मेरी अपेक्षा रहेगी गवर्नमेंट से वो रहेगी, क्योंकि अभी जो राजस्थान और जयपुर जिसके लिए जाना जाता है वो जाना जाता है अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए, हम अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, वो लास्ट एक साल में बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। सारे ऑफलाइन मार्केट्स बनते हैं। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले जहां पे वो एक ई मार्केट लाए, जहां पे सब लोग आके अपने सामान डाल सके और बाकी के लोग आके वहां से खरीद सके, और गवर्नमेंट इसको लीड करे। संक्षेप में तो रिवाइवल ऑफ सारी पॉलिसीज, तो बजट एलोकेशन करें स्टार्टअप के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा होगा कि एक ऐसा पोर्टल जहां पे रोजगार दिया जा सके। तो मुझे लगता है कि रोजगार का प्लेटफॉर्म, देखिए बहुत सारी जॉब लॉस हुई है, और लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल सारे तक तो गवर्नमेंट अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोजगार के लिए पॉलिसी ला सके और उसका फंड एलोकेशन कर सके। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मनु कंबोज जी नेशनल यूथ अवार्डी हैं और राजस्थान में रहते हैं। मनु जी, बजट से, राजस्थान के बजट से एक यूथ आइकन के रूप में आपकी क्या अपेक्षा है राजस्थान में? अगर आपसे पूछा जाए कि 1-2 अपेक्षाएं आपकी हैं जो होना चाहिए बजट में, जिसके बिना बजट अधूरा रहेगा, तो क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे आज की इस वीसी में जोड़ने के लिए। परेश जी का भी धन्यवाद दूंगा मैं। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आपको कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो इस डिपार्टमेंट में खेल के लिए तो हम लोग बहुत काम करते हैं, पर जब बात आती है युवा की तो हम लोग युवाओं को भूल जाते हैं, जबकि युवाओं की एक बहुत बड़ी यूनिट राजस्थान में काम कर रही है
इसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो युवाओं की काम कर रही हैं। इसके अलावा राजस्थान युवा बोर्ड जो युवा मामले खेल विभाग का पार्ट है, और उसके साथ भी बहुत से यूथ क्लब्स और ग्रामीण क्षेत्र में, इसके अलावा अर्बन में भी जुड़ के काम कर रहे हैं। और बजट में क्या चाहते हैं आप? बजट में हम लोग चाहते हैं कि युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा केंद्र खोले जाएं। इसके अलावा राजीव गांधी युवा केंद्र भी खोल सकते हैं जितने भी ग्राम पंचायत स्तर पे, या फिर इसके अलावा आप अगर अपन और बड़े स्तर पे बात करें तो ग्राम पंचायत से बड़े स्तर पे भी हम लोग, तहसील स्तर पे हम लोग को कम से कम भी एक राजीव गांधी युवा केंद्र खोलना चाहिए। और युवाओं को कौशल नेतृत्व का विकास करने के लिए वहां पे डिफरेंट आयोजन होने चाहिए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हैं, पूरे राजस्थान के अंदर 48 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हुए हैं। अन्य राज्यों में उन युवा विजेताओं के लिए बहुत सी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही हैं। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी नेशनल यूथ अवार्डीज के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज गवर्नमेंट को देनी चाहिए। गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग स्कीम्स चलती हैं यूथ के लिए, उनका कोऑर्डिनेशन इन नेशनल यूथ अवार्डीज को देना चाहिए, जिससे कि ये लोग भी काफी सारे यूथ के साथ एसोसिएटेड हैं तो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। चलिए मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। अब समय हमारे पास कम है तो इस चर्चा को हमें अब यहीं रोकना होगा। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो फिर से बात करेंगे कि स्पोर्ट में, खेल में हमारे यूथ की क्या अपेक्षा है। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। नमस्कार। राजस्थान के पूर्वी द्वार से पश्चिम के मरुस्थल तक, गंगानगर के लहलहाते खेतों से माही और बागड़ के बांसवाड़ा तक, रोज नई करवट लेती राजनीति से पग पग नई शक्ल लेती रणनीति तक, हर हलचल, हर समाचार, संस्कृति, धर्म और खेल की खबरों का संसार, मिलेगी राजस्थान को आवाज पत्रिका राजस्थान पर। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116262340 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। के पहले हम बात कर रहे थे स्टार्टअप पर, और स्टार्टअप में हमने देखा कि स्टार्टअप की बहुत अपेक्षा है, विशेषकर कुछ सेक्टर्स में काफी अपेक्षाएं, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में। अब हम बात कर रहे हैं यूथ मामलों में। एक और यूथ का जो अहम पहलू है वो है खेल, स्पोर्ट, जो कि किसी भी समाज में एक युवाओं को सबसे रोचक और उत्साहवर्धक काम लगता है और किसी भी समाज को एक दिशा देने का काम करता है। हमारे साथ इस क्षेत्र की 3 दिग्गज हस्तियां जुड़ रही हैं। मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ हैं गौरव शर्मा जी, जो कि राजस्थान के पहले सिविलियन माउंटेनियरिंग है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट, जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट सबसे पहले चढ़ने वाले लोग हैं। हमारे साथ हैं शालिनी पाठक जी, जो कि नेशनल प्लेयर हैं कबड्डी के। राजस्थान से उन्होंने नेशनल लेवल पर कबड्डी खेला हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं कि मैदान से ही जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ रजत शर्मा जी भी, रजत चौहान, माफ करिए, रजत चौहान है। रजत चौहान राष्ट्रीय लेवल के आर्चर हैं, निशानेबाज हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं रजत जी, आप कैसा निशाना साध रहे हैं आप बजट? सबसे संक्षेप में रजत जी आप बताएं कि आपकी उपलब्धियां क्या हैं, जिससे क्योंकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि वो किसको सुन रहे हैं। सर मेरी उपलब्धि में मैंने 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड लिया है, 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर, और मैं रनर अप वर्ल्ड चैंपियन भी रहा हूँ 2015 में, और एशियन चैंपियन भी रहा हूँ 2015 में। और मुझे राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। ग्रेट। अर्जुन अवार्ड का आपका जो क्या नाम आपने उपलब्धि हासिल की है वो मुझे भी बताया गया था, लेकिन मैं भूल गया था, माफ करिए, मैं खुद मेरी तरफ से बताना चाहिए था। मुझे शालिनी जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं,
मेरा नाम शालिनी पाठक है। मैं राजस्थान की फर्स्ट इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हूँ। मैं 2006 में 10th साउथ एशियन गेम जो कि श्रीलंका में हुआ था, उसमें भारतीय टीम की सदस्य थी और गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीता था। अभी करंट 2018 में एशियन गेम्स जकार्ता में हम लोग भारतीय टीम के सदस्य रहे और सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड महाराणा प्रताप अवार्ड ले चुकी हूँ और अभी सरकार के आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में डीवाईएसपी बनी हूँ। ग्रेट, वंडरफुल। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी क्या होती है? सर, अभी राज्य सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने खिलाड़ियों को एक तोहफा दिया है, जिसमें सीएम सर, आपके टीवी के माध्यम से मैं सीएम सर और खेल मंत्री महोदय का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी का मतलब सर, आप सीधे सीधे ये समझिए कि आप पढ़ के आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करते हैं, अगर आप ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप में आप जाके मेडल लेते हैं, तो बिना किसी प्रतियोगिता परीक्षा, बिना किसी फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिए आपको अपने मेडल का रिकॉग्निशन और आपको पुरस्कार के स्वरूप में राज्य सरकार ने अभी ये आउट ऑफ टर्न पॉलिसी घोषित की है। इसमें अगर आप ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट हैं तो आपको डायरेक्ट आरपीएस और आईएएस पोस्ट दी जाएगी। अगर आप सैफ गेम्स या एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हैं तो आपको सब इंस्पेक्टर या सेकंड ग्रेड की जो जॉब दी जाएगी। और इवन अगर आप नेशनल मेडलिस्ट हैं तो बिना किसी परीक्षा, बिना किसी फिटनेस टेस्ट के दिए हुए आपको जॉब मिलेगा। इट मींस सिंपल आउट ऑफ टर्न। अगर आपने अपनी स्टेट के लिए, कंट्री के लिए मेडल लिया है तो कोई भी प्रदेश का जो खिलाड़ी है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। वंडरफुल। हमारे साथ गौरव जी भी है। गौरव जी, थोड़ा अपने बारे में संक्षेप में बताएं। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट विजेता। मैं एडवेंचरिस्ट हूँ, साहसिक खेल प्रशिक्षक और साहसिक खेल विशेषज्ञ हूँ। अभी युवा नीति में और युवाओं से संबंधित जो डिजास्टर मैनेजमेंट गेम्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग है और आपदा प्रबंधन के साथ साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, एडवेंचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ और अपनी 2 एकेडमी संचालित करता हूँ। ओके, तो आपके साथ, आप लोगों के साथ बैठ के तो मैं भी रोमांचित महसूस कर रहा हूँ, मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। माफ करिए, मैंने आपकी उपलब्धियों को मुझे मतलब एहसास नहीं था कि आप लोग इतनी उपलब्धियां हासिल किया है। मुझे संक्षेप में एहसास था कि आप लोग बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी हैं मुझे भी अभी पहला पता चला है। तो अगर मैं शालिनी जी आपके पास आ जाता हूँ, पहले आपकी बजट आप देखती रहती होंगी, आपको क्या लगता है कि कैसे प्रमोशन करने के लिए, यूथ के प्रमोशन करने के लिए किस तरह की अपेक्षाएं आपने, अगर केंद्र सरकार का बजट देखा हो तो उसमें क्या रहा है, क्या कहाँ निराशा है, कहाँ आशा है, और राजस्थान सरकार से आपको क्या उम्मीद है, क्या बजट में? सर, मैं पिछले काफी समय से बजट का हिस्सा रही हूं और राजस्थान गवर्नमेंट का ये एक पहल है कि बजट पूर्व जो मीटिंग होती है उसमें हर क्षेत्र के विशेषज्ञ या हर क्षेत्र के जो अपन एक्सपर्टीज होते हैं उनको बुलाया जाता है और सीएम सर खुद उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेके हर एक का बिंदु सुनते हैं। और आई थॉट कि उसमें से 50 से 60% चीजें तो एज इट इज उसको मान ही ली जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट अपने फील्ड की जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। और अगर कुछ में थोड़ा बहुत फेरबदल की जरूरत होती है तो वो की जाती है। अभी जब हम करंट में अभी 5 तारीख को जो प्री बजट मीटिंग में गए तो बहुत सारे एक्सपर्टीज वहां पे महिला बाल विकास से रिलेटेड और युवा मामला से रिलेटेड हम लोग एक साथ में बैठे थे और सबने अपने अपने फील्ड की बातें रखी। स्पोर्ट्स की जहां तक बात कही जाए तो स्पोर्ट्स फील्ड में हम लोगों ने कई, जो रजत जी हैं या राजू लाल जी जो एशियन गेम्स मेडलिस्ट थे, हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे सरकार के सामने रखे हैं, जिसमें से सबसे जो प्राइम मुद्दा है वो हम सबका मुद्दा ये है, राजस्थान प्रदेश में या पूरे जयपुर तो छोड़ दीजिए, पूरे राजस्थान में अभी तक एक मेडिसिन सेंटर, स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर की बहुत कमी खलती है। अगर हम अदर स्टेट्स में जाते हैं, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई या अदर स्टेट्स में देखते हैं, तो वहाँ पे एक पूरा एक सेंटर, एक हब होता है जहाँ पे प्लेयर को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको मेडिसिन, न्यूट्रिशियन, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, सोना बात, आपको मैं बताऊं पूरे जयपुर में कहीं पे वो फैसिलिटीज या राजस्थान में नहीं है। तो हमने सर से कई बार ये रिक्वेस्ट करी है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, इस बार भी बजट में ये बात रखी गई थी कि राजस्थान सरकार को एक स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर का एक तोहफा दिया जाए, जिससे खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस उसकी कहीं पे लैक होती है या फिर कहीं कोई इंजरी आती है तो अपनी स्टेट के प्लेयर को कहीं बाहर जाके ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना पाए, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबा ट्रीटमेंट प्रोसेस चलता है। तो इट्स बेटर अगर स्टेट में एक मेडिकल हब बनाया जाए। तो ये सबसे एक प्राइम सबकी निकल के एक चीज आएगी। दूसरा, हम लोगों ने, मैं आपको ये बता दूं, मैं एक टीआईडीसी की मेंबर भी हूँ। टीआईडीसी खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक
टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट कमिटी है, जो कि देश के युवा जो खिलाड़ी होते हैं उनको टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके उनको 5 साल के लिए या 2 साल के लिए उनके टैलेंट को निखारा जाता है। मैं उसकी मेंबर हूँ भारत सरकार की। तो मैंने ये भी एक मुद्दा रखा था कि जिस तरीके से खेलो इंडिया के थ्रू यंग ब्रिगेड को पिक किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है, उसी तरीके से राज्य सरकार को स्टेट गेम्स जो अभी पिछले साल सरकार ने कराया, और बहुत ही मैं कह सकती हूँ एक मिनी ओलंपिक जैसा माहौल था जब हम लोग वहां पे थे, हम देख रहे थे, बिल्कुल ओलंपिक एशियाड से कम नहीं था वो। तो मेरा एक खुद का पर्सनल सजेशन था कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, अंडर 14, अंडर 17 के जो बच्चे होते हैं, उनको अच्छे जो हर फील्ड के हर गेम के बच्चे होते हैं, उनको अराउंड 1000 बच्चों को पिक किया जाए सरकार की तरफ से, जिनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा फिटनेस कराया जाए और उनको 5 साल के लिए स्कॉलरशिप पे डाला जाए, तभी जाके वो आगे परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग अपनी ब्रिगेड है, उसको तैयार किया जाए। बिल्कुल, आपके बहुत अच्छे सुझाव हैं। उम्मीद है कि इस तरह के सुझावों को अगर बढ़ावा मिले तो हमारे यूथ को अच्छी मार्गदर्शन मिलेगा। गौरव जी, आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे कि बजट से जहां तक मुझे मेरा आइडिया है कि आप युवा नीति भी सरकार को एडवाइज करते रहे, क्या अपेक्षा है आपकी बजट से? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे पत्रिका टीवी को कि हर व्यक्ति भले ही, क्योंकि हमारा खेलों से थोड़ा जो डिपार्टमेंट है वो अलग है, यूथ अफेयर्स है, हर व्यक्ति मेडल ले आए, खिलाड़ी बन जाए, ये आवश्यक नहीं है, पर हर व्यक्ति, हर युवा एक अच्छा इंसान बन सकता है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम पूरी ब्रीड को, आने वाली युवाओं को, किशोरों को एक कॉन्क्रीट तरीके से तैयार करें, ट्रेनिंग देना हमारा काम। तो हमने 3 एडवाइस राज्य सरकार को 5 फरवरी को इस प्री बजट मीटिंग में भी, जिसके बारे में शालिनी जी ने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। पहला, कि राज्य में पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, जहां तहसील, गांव, क्लब, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट और एडवेंचर की ट्रेनिंग दे सके, ताकि हम लोग मिलकर छोटी छोटी यूनिट बना सके डिजास्टर मैनेजमेंट और एडवेंचर। 2 नंबर जो हमारी एडवाइस रही वो ये रही कि राज्य से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम करवाए जाए, जहां संस्कृति का आना और जाना हो, हम एक दूसरे स्टेट में जाएं, मरुभूमि वाले लोग बर्फ देख सके, बर्फ वाले लोग मरुभूमि पर आ सके, समंदर किनारे के लोग हमारे पास आए, हम लोग कोस्टल एरियाज में ट्रैकिंग करें, इन द मिंडरिंग रिवर, ऑन द विस्परिंग स्ट्रीम्स, ऑन द स्नो क्लेडेड पीक्स। हम इस वर्चुअल दुनिया से निकलकर कुछ एक्सर्शन करें, मजबूती के साथ यूथ खड़ा हो, ना सिर्फ एंड्रॉइड फोन के इस अंगूठे पर हम लोग एक दूसरे को विश देता रहे, बल्कि हमारी फिजिकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस सॉलिड हो जाए। तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और एडवेंचर प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट बजट देगा। और 3 नंबर कि जो यूथ रिगार्डिंग यूथ पॉलिसी में एक सबसे बड़ा यूथ हॉस्टल्स का भी नाम आता है। यूथ हॉस्टल जहां यूथ आके रुकता है, तो वहां अभी बेसिक लेवल की सुविधाओं का अभाव है। तो वो यूथ हॉस्टल जो भी है, वो यूथ हॉस्टल के लिए कुछ बजट दिया जाए, जहां पर बेसिक यूथ एक्सीलेंस सेंटर बने, जहां पर यूथ आए, स्टे करे, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छी जगह स्टे करे, हाइजीनिक माहौल मिले उन्हें, और यहाँ पर भी हम यूथ और एडवेंचर प्रोग्राम्स को समाहित कर सके कार्यक्रम के। ये बेसिक लेवल की 3 चीज हमने सुझाव दिया है। जी रजत जी, आपने भी गोल्ड मेडल जीता है, जैसा आपने बताया कि आर्चरी में आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो आपको अपनी अपेक्षाओं को देखते हुए क्या लगता है कि राजस्थान किस तरह से खेल में आगे बढ़ सकता है? क्योंकि राजस्थान के युवाओं में काफी, आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रदेश है और काफी मैं देखता हूँ कि जोश भी काफी है। तो क्या लगता है आपको कि कैसे सबसे आगे हम आ सकते हैं? क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हम जैसे खिलाड़ियों को एक बड़े ओहदे से सम्मानित किया और हमें आरपीएस और एसीएफ पद दिए, जो कि डायरेक्ट एक फर्स्ट क्लास की नौकरी है। उस पे हमें उन्होंने सम्मानजनक एक पद देके प्रोत्साहित किया है। तो उसके साथ साथ अब जो आप दूसरा सवाल जो आपने किया कि किस तरीके से मतलब हम देखते हैं, अब जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो मंत्री जी ने ऑलरेडी एक इतनी अच्छी स्कीम बनाई है, आउट ऑफ टर्न, बिना पारी नियुक्ति, मतलब बिना किसी एग्जाम के एक स्कीम उन्होंने ला दी राजस्थान में कि आने वाले समय में मेरे जैसे एक नहीं, कम से कम 20 खिलाड़ी होंगे जो डीएसपी बनेंगे।
और साथ ही साथ जो नेशनल लेवल पे भी पदक जीतेंगे वो भी इतने सारे खिलाड़ी हो जाएंगे कि राजस्थान का जो लेवल है वो ऑटोमेटिक अप जाएगा। और दूसरी चीज, जो राजस्थान की प्राइज मनी है वो भी काफी हद तक बढ़ा दी गई है। और हमने जो इम्प्लीमेंट चाहा है वो चाहा है कि टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट को बिल्कुल सेम इक्वल अमाउंट दिया जाए, जिससे कि जो टीम इवेंट में खिलाड़ी उतरते हैं उनको भी एक हैंडसम अमाउंट प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाए, जिससे वो अपना गेम आगे मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो कि अगर बचपन से, जैसे चाइना को हम सुनते हैं, हालांकि फर्स्ट हैंड एक्सपोजर मेरा है नहीं उसमें, कि बचपन से ही वो स्पोर्ट में ढाल देते हैं लोगों को। तो जैसे आपने चाइना ने देखा कि चाइना में बहुत जल्दी चाइना ने राइज किया है स्पोर्ट में। तो ऐसी कोई पॉलिसी होना चाहिए क्या हमारे राज्य में कि बचपन से ही आपको स्पोर्ट में जाने के मौका मिले, बचपन से ही जिस आदमी का जो जिस स्पोर्ट में रुझान है वहां वो जा सके? देखिए, राजस्थान में ऑलरेडी ऐसी पॉलिसीज चल रही है जिसके तहत उन्होंने खेल छात्रावास बनाए हुए हैं। आप जयपुर में देखेंगे तो जयपुर में बालिका छात्रावास है, उसके अंदर आपको हैंडबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, आर्चरी की लड़कियां जो है कम उम्र की, जो कि 13 साल से लेके और 18 साल तक की होती है, वो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे रहकर अपना खेल सुचारू रूप से जारी रखती है। साथ ही साथ लड़कों की एक अकेडमी है जयपुर में, जिसके अंदर हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेल हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं। और उसके अलावा आप अगर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में जाएंगे तो वहाँ पे भी काफी सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स सुचारू रूप से चल रहा है। और जो बच्चे हैं वो मतलब कम उम्र से ही खेलना शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनको एक इक्विपमेंट की सहायता हो, चाहे डाइट की सहायता हो, वो राजस्थान सरकार कर रही है। और साथ ही साथ जो खेलो इंडिया की तर्ज पे जो जैसे अपने राजस्थान में स्टेट गेम्स हुए थे, तो उसके तहत भी एक स्कॉलरशिप का प्रावधान लाया जाए जिससे वो अच्छा कर पाए। रजत जी, मैं एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि एक तो ये माना जाता है कि खेल बचपन से आता है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप सिखा सकते हो। एक है कि माहौल मिले तो सीख सकता है। तो आपको क्या लगता है, आपके अनुभव को देखते हुए सबसे जरूरी क्या है? आपकी जन्मजात क्षमता जरूरी है या माहौल ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है? देखिए, माहौल भी जरूरी है, माहौल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मेरे घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं खिलाड़ी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। और जब मैं घर से बाहर निकलूंगा, एक अच्छी जगह जाके ट्रेनिंग करूंगा, तो मैं ऑटोमेटिक उस माहौल में ढल जाऊंगा और उसके बाद मैं सुचारू रूप से अपना अभ्यास करूंगा और आगे जीतूंगा, खेलूंगा, तो मैं उस जगह खड़ा हो पाऊंगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। तो बिल्कुल, हमारे साथ शालिनी जी भी हैं। शालिनी जी, आप लोग सभी लोगों ने एशियन लेवल तक आप लोग जो पहुंचे हैं, लेकिन भारत में जो बड़ी कमी खलती है बार बार की ओलंपिक हमारे पास पदक नहीं आ पाते हैं। तो अगर हम इस दिशा में रखें कि राजस्थान कोई टारगेट सेट करो कि राजस्थान में इतने, कम से कम राजस्थान को तो दो या 5 या ओलंपिक पदक तो लेके आना चाहिए, तो क्या किस तरह कोई बजट पॉलिसी से हमें हेल्प मिल सकती है क्या, कि बजट में इस तरह के प्रावधान हो या हमें इस तरह का माहौल मिले तो हम जो है स्पोर्ट में बहुत अच्छा कर पाएंगे? बिल्कुल, इस बार भी ये मुद्दा उठाता है कि जो प्लेयर्स क्वालिफाई कर चुके हैं, कई बार ये मंत्री जी के खुद, खेल मंत्री खुद क्योंकि खिलाड़ी है, उनके खुद के उसमें विजन में है ये कि जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर जो अगले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम, उसी तरीके से राज्य सरकार को भी एक पॉलिसी में एक ये डालना चाहिए बजट पॉलिसी में कि जो प्लेयर इस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनको कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अपूर्वी चंदेला है, वो भी बाहर प्रैक्टिस कर रही हैं कई जगह जहां उनको फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, राज्य सरकार बिल्कुल उनको सहायता करती है। तो मैं ये सरकार से बस ये गुजारिश करना चाहूंगी कि टॉप स्कीम की तरह जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी तरीके से राज्य सरकार भी एक पॉलिसी बनाए और एक टारगेट ले हर प्लेयर के लिए कि इस प्लेयर को मान लीजिए 4 साल बाद एक टूर्नामेंट है, उसको उस टूर्नामेंट के लिए तैयारी के लिए हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, कोचिंग से, फाइनेंशियल, और उसको हर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। 100% ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं होगा जहां पे राजस्थान के प्लेयर जाके मेडल ना ला सके। बिल्कुल गौरव जी, जैसे हम जानते हैं कि साइना नेहवाल एक प्लेयर हैं, उनके बारे में हम सुनते आए हैं कि उनके पिताजी उनको बचपन में अपने स्कूटर पर ले जाते थे, शायद 5 या 10 किलोमीटर, मुझे याद नहीं आ रहा, और फिर काफी बड़ी दूरों पर लेके आते थे बचपन में ही। तो एक तो होता है कि परिवार के प्रयास से आप सफलता मिलती है,
अपने व्यक्तिगत, एक होता है कि सरकार के प्रयास से सफलता मिलती है, सरकार ने आपका बहुत सहयोग किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम कहाँ मिस कर रहे हैं? हमारे परिवार में कोई प्रयास हमें बढ़ावा नहीं मिलता या सरकार से बढ़ावा नहीं मिलता? देखिए जैन साहब, यहाँ मैं सीमित शब्दों में आपकी बात का उत्तर दूंगा। किसी भी कार्य को, और अगर ओलंपिक में पदक लाना है जैसे अगर काम हो, तो उसके लिए हर कार्य 3 स्टेजेस में चलता है। पहले होती है इच्छा, दूसरा होता है निर्णय, और तीसरा होता है निश्चय। इसमें तीनों चीजों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सबसे पहले आपकी इच्छा है, फिर आपका निर्णय है, और घर वालों का सहयोग है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। निर्णय सही नहीं होता, निर्णय लिया जाता है और उसे सही साबित किया जाता है। इसमें सबसे अधिक जो रोल निभाता है वो है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आपका मनोबल। अगर आपका मनोबल है तो कहते हैं कि पूरी कायनात जुट जाती है इंसान को मिलाने के लिए। तो गवर्नमेंट का रोल उसमें काम आता है। वित्तीय आर्थिक स्थिति, कहते हैं कि अर्थस्य पुरुषो दास है, अर्थ का पुरुष हर युग में दास रहा है, उसी बजट पे बात हो रही है। तो एक प्रतिभा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, और गवर्नमेंट जब उसको अच्छा बजट देती है कि वो विदेशों में जाके या फिर संपन्न स्थानों पे जाके अपनी प्रैक्टिस को, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट, तो अपनी प्रैक्टिस को एक मूलभूत परिवर्तन दे सके, एक फिनिशिंग दे सके और एक निश्चय दे सके कि उसको देश के लिए मेडल लाना है, उसका खान पान अच्छा हो, उसकी प्रैक्टिस में फिनिशिंग आए और उसका व्यक्तित्व निकल कर आए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। इन तीनों चीजों का समावेश होना चाहिए, सरकारी धन का, सरकारी सपोर्ट का, घर वालों का, और सबसे पहले अपने मनोबल का और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का। ये जब तीनों मिल जाएंगी तो आप मान लीजिए कि निश्चय कर अपनी जीत करो। क्यों सिर्फ चीन और अमेरिका? बेशक 56 करोड़ युवा संसाधन जिस देश में काम करता हो, वो देश बिना मेडल के कैसे हो सकता है, मेरा मानना है। बिल्कुल, लेकिन हकीकत यही है गौरव जी कि ऐसा हो रहा है। तो मैं रजत जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो है ना सबसे बड़ी भूमिका, जैसे रजत जी ने, क्या नाम, गौरव जी ने बताया कि आपका निर्णय भी होना चाहिए, परिवार का सपोर्ट भी होना चाहिए और सरकार का सपोर्ट भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि आपके अपने निर्णय की भूमिका होती है या सरकार के समर्थन की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? देखिए, एक खिलाड़ी के जीवन में खाली माँ बाप नहीं, खाली सरकार नहीं, खाली मैदान नहीं, खाली उसका इक्विपमेंट नहीं, जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी तब तक एक खिलाड़ी परफेक्ट नहीं हो सकता। उसको हर जगह से एक सपोर्ट, एक पुश चाहिए, वो मिलने के बाद ये खिलाड़ी उस लेवल पे मेडल लाके देगा जिस मेडल को आप सपने में सोचते हो कि वो मेडल कब मिलेगा। शालिनी जी, आप महिलाएं हैं, महिलाओं को हमारे समाज में और आगे बढ़ पाना अपेक्षाकृत थोड़ा और मुश्किल होता है, तो आप इस चीज को शायद और गंभीरता से समझा सकें कि सरकार का सपोर्ट आपके लिए कितना जरूरी रहा है और परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी रहा है, क्योंकि अगर परिवार ही सपोर्ट ना करे तो महिलाओं को बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। तो सरकार कहाँ आपको लगता है कि सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकती है कि परिवार की बाधाएं भी दूर हट सके? सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, बीइंग ए फीमेल बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर परिवार आपको सपोर्ट ना करे तो जो बच्चियां हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगी। और ऐसा गेम, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कबड्डी, मैं कबड्डी की प्लेयर रही हूँ, और कबड्डी जैसा गेम जो कि रूरल एरिया का गेम माना जाता है, और निक्कर पहन के अपनी लड़कियों को खिलाना और क्राउड में खिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज होती है। लेकिन नाउ बिल्कुल समाज चेंज हो चुका है, पेरेंट्स खुद अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं, मैदान तक लेके आते हैं। मैं आपको बताऊं सर कि जब से ये पॉलिसीज आई, पहले जो राजस्थान में स्पोर्ट्स था या पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो स्पोर्ट्स था, उसको जस्ट एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखा जाता था कि ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, चलो स्पोर्ट्स कर लेते हैं। नाउअडेज स्पोर्ट्स एक खुद एक करियर है, एक प्रोफेशन बन गया है। जब से और दूसरा, जब से ये रोजगार में आ गया है, आज आप मैदान में, किसी भी मैदान में जाके देखिए, आप एसएमएस स्टेडियम में देखिए या फिर आप चौगान स्टेडियम में या किसी भी जिले के स्टेडियम में देखिए, खिलाड़ियों से भरा हुआ मिलेगा, जहां पे पहले स्टेडियम खाली हुआ करते थे। और इवन क्योंकि मैं कबड्डी से बिलोंग करती हूँ, प्रो कबड्डी, आपको एग्जांपल देती हूँ, जो खिलाड़ी हरियाणा के बिल्कुल गांव के बच्चे हुआ करते थे या बिल्कुल गांव के, जिनको शायद शुद्ध हिंदी बोलना भी नहीं आता, आज वो लड़के 5 स्टार होटल में और करोड़ों खेल रहे बिकॉज ऑफ केवल अपने गेम के कारण। तो गेम में इतना रिकॉग्निशन होता है, इतना आपको सम्मान मिलता है, और प्लस सरकार ने जो पॉलिसी ला दी जॉब की,
क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की जो लाइफ होती है सर बहुत शॉर्ट होती है। अगर आप आज खेल रहे हैं, आप टॉप पे खेल रहे हैं, पता नहीं नेक्स्ट डे आपके कब इंजरी आ जाए और आप आउट ऑफ गेम हो जाओ। इसी में जो राज्य सरकार ने एक तोहफा जॉब का दे दिया है, तो पेरेंट्स भी सिक्योर हो गए हैं कि हमारे बच्चे, स्पेशली लड़कियां, अगर वो खेल रही हैं तो अगर उनको नौकरी मिल जाएगी तो उनकी पूरी लाइफ सिक्योर है। और इस तरीके से पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बच्चों को। हमारे पास समय कम है, संक्षेप में बताएं कि एक कोई घोषणा जो आप देना चाहती हो बजट में, कि एक घोषणा हो गई तो स्पोर्ट्स का सबसे अधिक भला होगा। सर मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि एक ऐसा हब बने, मैं वो राजस्थान में किसी भी कोने में बने। अगर जयपुर में बनता है तो सारे खिलाड़ियों का फायदा हो गई, लेकिन किसी भी सेंटर पे बने, लेकिन वो ऐसा सेंटर हो जहां पे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हो, अपने हर तरीके की न्यूट्रिशियन, डाइटिशियन, फिजिशियन, सोनाबाथ, स्टीम बाथ, व्हाटएवर, वर्ल्ड लेवल का एक सेंटर बने जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को उसका बेनिफिट मिल सके। रजत जी आप क्या कहेंगे, एक कोई घोषणा जो आप देखना चाहते हैं बजट में? मैं घोषणा में ये चाहता हूं कि राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए जो प्राइज मनी है वो टीम और इंडिविजुअल इवेंट की इक्वल कर दी जाए, जिससे कि टीम और इंडिविजुअल जो खिलाड़ी है उनको एक समांतर प्राइज मनी मिले। राइट, गौरव जी आप क्या कहेंगे, एक घोषणा क्या देखना चाहते हैं बजट में? राजस्थान सरकार राजस्थान युवा बोर्ड को यूथ एक्सचेंज एंड एडवेंचर प्रोग्राम्स के लिए एक अच्छा बजट दे, और इसके साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम में एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे बात करके और मुझे कम से कम ऐसा लग रहा है कि राजस्थान निश्चित रूप से कुछ दिनों में तो नहीं, कुछ सालों में निश्चित रूप से स्पोर्ट की दुनिया में एक बड़ी पहचान बनाने वाला है। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के पूर्वी द्वार से पश्चिम के मरुस्थल तक, गंगानगर के लहलहाते खेतों से माही और बागड़ के बांसवाड़ा तक, रोज नई करवट लेती राजनीति से पग पग नई शक्ल लेती रणनीति तक, हर हलचल, हर समाचार, संस्कृति, धर्म और खेल की खबरों का संसार, मिलेगी राजस्थान को आवाज पत्रिका राजस्थान पर। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है, तो हेल्पलाइन नंबर 9116262340 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि बजट से महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं। हमने स्टार्टअप पर बात की, हमने अब बात करते हैं हम कि महिलाओं की बजट से क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें कुछ महिला उद्यमी, महिला सोशल वर्कर और अलग अलग फील्ड से लोग महिलाएं वहां गई थी। उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। हमारे साथ उस मीटिंग के भाग लेने वाली 3 महिलाएं जुड़ रही हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं रितु अग्रवाल जी, जो कि शिवांग ग्रुप से हैं। हमारे साथ महिला उद्यमी हैं, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं भारती जैन जी, जो कि वेलनेस एक्सपर्ट हैं और इनका एक बड़ा ही अद्भुत और अनोखा फील्ड है कि नमोकार मंत्र के जाप से नमोकार मंत्र की एक जिम, नमोकार मंत्र जिम को उन्होंने नाम दिया है, उससे लोगों के वेलनेस को का काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं अंजना जैन जी, जो कि लॉयन क्लब से हैं और काफी इस फील्ड में उनका नाम है महिला सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अंजना जी, मुझे आप बताएं कि ओवरऑल जो मोदी सरकार का बजट आया है, उसके कैसा रहा बजट, क्या कहेंगे संक्षेप में? यही कहना चाहूंगी मैं कि वो बजट जो आया है वो बिल्कुल बेकार बजट उनका आया है। हम तो यही कहेंगे कि जो बजट यहाँ राजस्थान का आने वाला है
वो बजट शानदार हो जाएगा तो दोनों की खाना पूर्ति हो जाएगी, अदरवाइज वहां के बजट से तो परेशानी होने वाली है। ओके, परेशानी होने वाली है क्या रितु जी? रियल एस्टेट को तो काफी कुछ राहत दी गई है मेरे ख्याल से। उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो पहले ही घोषणाएं की हुई हैं, उसको 1 साल और बढ़ा दिया जो उसकी लिमिट है सब्सिडी की। जी सर, रियल एस्टेट सेक्टर कई टाइम से सर डाउन में चल रहा है। अगर महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर अगर राजस्थान सरकार भी 50% रियल एस्टेट में स्टैंप ड्यूटी पे छूट दे दे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का देखा जाए तो कोविड काल 19 में उन्होंने 50% छूट दी स्टैंप ड्यूटी पे, तो वहां का 4 गुना बिजनेस बढ़ा। तो उसी तर्ज पर अगर सरकार थोड़े टाइम के लिए 1 साल के लिए अगर स्टैंप ड्यूटी को कम कर दे तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर से इतनी इकाइयां जुड़ी हुई है, इससे अपने उद्योगों को, अलग अलग उद्योगों को लाभ मिलेगा सर। बिल्कुल, हमारे साथ भारती जन जी हैं। सर, आपका फील्ड सबसे अनोखा है। हेल्थ पे मोदी सरकार ने बजट भी अपना 137% बढ़ाने का दावा किया गया है। अब कहा गया है कि चिकित्सा के बजाय पूरे स्वास्थ्य को ध्यान में रख के बजट किया गया। उसमें न्यूट्रिशन भी है, उसमें यह स्वस्थ हवा भी है, मतलब स्वच्छ हवा भी है। तो आपको क्या लगता है, बजट कैसा रहा? बजट अच्छा है, नो डाउट, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो भी बजट में दिया जाता है वो फूड और न्यूट्रिशन पे ज्यादा दिया जाता है कि आपको फ्री फूड दिया जाएगा या फ्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा या न्यूट्रिशन और फूड के लिए पैसा दिया जाएगा। बट जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैंने यहाँ पर मीटिंग में भी मुद्दा उठाया था कि ना तो स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान है इस तरफ और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान है कि महिलाओं में जो बांझपन का एक फीचर जो बढ़ रहा है बहुत तेजी से, जहां ना स्टेट गवर्नमेंट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है। और वो क्योंकि इमोशनल वेलनेस नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, और अभी इस कोविड वर्ल्ड में जिस इमोशनल और मेंटल टॉर्चर के साथ, एक तरीके से मैं टॉर्चर ही कहूंगी उसको, उसके साथ एक माँ और बच्चा बढ़ रहे हैं, या बहुत सारी देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और सी सेक्शन डिलीवरीज भी 43-46% तक डाउन हो गई इस कोरोना काल के अंदर। तो उसमें जरूरत है मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की। लोग कोरोना से नहीं मर रहे, लोग डर से मर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए एक एक्स्ट्रा बजट होना चाहिए, क्योंकि एक पूरी कैंपेन राजस्थान में नहीं पूरे देश में चलानी चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस में चलानी चाहिए, एक अवेयरनेस के लिए। एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये 15 से 30 साल की बच्चों में ज्यादा बढ़ रहा है, और अगर ये इसी तेजी से बढ़ता रहा, 5 में से 1 लड़की को ये सिंड्रोम पाया जाता है 15 से 30 साल की लड़की के अंदर, और अगर ये इसी तेजी से बढ़ता रहा तो बांझपन एक विस्फोट की तरह हमारे सामने आएगा, जैसे कोरोना हमारे सामने आया। तो उसके लिए ऐसा कोई बजट फिलहाल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ना तो रिसर्च किया गया है, ना डायग्नोस किया गया है, और ना ही कोई ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी की गई है। तो मैंने इसी के लिए एक बजट के लिए रिक्वायर किया। और दूसरा ऐसा, क्योंकि महिलाएं जो हैं एक मेंटल स्ट्रेस के साथ गुजर रही हैं, तो अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो इस तरीके की महिला उद्यम खोले जाएं जिसमें महिला से रिलेटेड इकाइयां ही हों। जैसे पापड़ का एक बिजनेस है, मंगोड़ी पापड़ का, जो महिलाएं चलाएंगी, महिलाएं करेंगी और उनके नाम से ही आगे चलेगा, तो उनको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। और हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे सुझाव हैं जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें एनकरेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम राजस्व भी उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको मार्केट करके तो हमारा मनी भी सर्कुलेट हो जाएगा, तो एक राजस्व वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और सबसे अंजना जी थोड़ा बताएं कि अब राज्य सरकार का बजट आने वाला है, तो महिलाओं की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि बजट की क्या प्राथमिकता होना चाहिए? जेंडर बजटिंग कुछ होना चाहिए महिलाओं के लिए, अगर किसान की तरह सम्मान निधि एक घोषणा हो जाए, क्या है? महिलाओं के लिए तो बजट में घोषणा होनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों से सलाह करने के लिए बुलाया जाता है, सुझाव लेने के लिए, तो हम तो यही चाहते हैं कि महिलाओं के हित में सबसे पहले तो गैस का रेट कम हो जाना चाहिए, और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है या पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है वो भी, इससे भी हमारा जो आर्थिक बजट है, महीने का बजट है या साल का, वो पूरा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हर चीज के रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। और जहां तक देखा जाए तो गैस का रेट तो उन्होंने पहले कम किया,
फिर ज्यादा किया, सब्सिडी थी वो भी खत्म कर दी, उसके बाद निरंतर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अभी 15 दिन के अंदर 25 रुपए फिर सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए, उससे बहुत दिक्कत होती है। और डीजल और पेट्रोल के दाम तो कहाँ तक जा रहे हैं, वो आप लोग भी सब इस चीज से तो सफर कर रहे हैं, स्त्री भी और पुरुष भी, दोनों तरह के लोगों को इससे दिक्कत आ रही है। राजस्थान सरकार से मेरा तो यही कहना था, मैंने यही सुझाव दिया था उनको भी, कि फिजियोथेरेपिस्ट की एक यूनियन बनाई जाए और जो इलाज सस्ते में हो सकता है, जब फिजियोथेरेपी की पद्धति से लोग सही हो सकते हैं तो फिर उनका पेन किलर्स देने से या उनको नेसेसरी मतलब परेशान करने से क्या फायदा। लास्ट में क्या होता है कि फिर उनको नी ट्रांसप्लांटेशन होता है या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं। तो इन चीजों से बेटर है कि फिजियोथेरेपी की जो पद्धति है उसको इनको आगे बढ़ाना चाहिए। और राजस्थान में जयपुर के अंदर एक ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर बनाना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल बनते हैं, जिसमें से कि इंडिया के ही नहीं विदेशों के भी लोग इलाज कराने के लिए आए, क्योंकि योग हमारी भारत की पद्धति है। और राजस्थान सरकार अगर इसमें पहल करती है तो ऐसा सेंटर ये पहला ही होगा जिसमें कि इस तरह के लोगों का इलाज कम कीमत में, कम पैसे में, बिना परेशानी के आराम से हो सकेगा और लोग उसमें स्वास्थ्य लाभ को ले सकेंगे। इस तरह की मैंने एक उनको ये सुझाव दिया था। बिल्कुल, हमारे साथ ऋतु अग्रवाल जी हैं। ऋतु जी, आपका क्या सुझाव रहे और क्या अपेक्षा है आपकी बजट से? सर, अभी एमएसएमई सेक्टर देखा जाए तो अपने देश की इकोनॉमी की रीढ़ है और यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के तहत 20,000 करोड़ के लोन का प्रावधान लोन दिया है। लेकिन देखा जाए तो अपन को उसका एमएसएमई सेक्टर्स को केंद्र में अपने राज्य में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो एमएसएमई उद्योगों को रियायत देकर एवं आयातित प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर एवं निर्यात को बढ़ावा देकर बस्ट करने की जरूरत है। और एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। आज हम वुमेन्स जो सिंगल वुमेन्स हैं वो काम करना चाहती हैं, वो अपना प्रोप्राइटर फर्म, वो अपने इनमें उद्योगों में अपन खुद को मतलब खुद को चाहती हैं कि वो उसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन वो नहीं हो पा रही क्योंकि उनको सिस्टम ही नहीं पता। तो सरकार को जगह जगह केंद्र में जगह जगह इन सिंगल वुमेन्स के लिए या जो नहीं जानकारी देने के लिए सिंगल विंडो का सिस्टम होना चाहिए। बहुत सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए, एक ही फॉर्म होना चाहिए जो इनको लोन मिल सके, क्योंकि लोन प्राप्ति नहीं हो रहा। लोन के लिए लोग अप्लाई करते हैं लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया होती है और फिर फाइनली पता लगता है कि डिसबर्स हो ही नहीं रहा। तो इन लोग को छोटे छोटे उद्योगों को खोलने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया करनी चाहिए कि स्टार्टअप लोन दिए जाए। बिल्कुल। तो लेकिन मेरे ख्याल से राज्य सरकार के हाथ में बैंकिंग प्रक्रिया होगी कि नहीं, इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना होगा। लोन का प्रावधान करा है तो वो राजस्थान सरकार के हाथ में तो है ही सर। आप देखिए उद्योग भवन सेक्रेटरीट में जाएंगे तो वहाँ इन लोग के हाथ में रहता है सर। अच्छा, बिल्कुल। भारती जी, आपकी क्या सलाह रही है? सीएम क्या बोला आपने, क्या सुझाव दिए? सर, मैंने यही कहा था कि ऑल्टरनेट हीलिंग सेंटर, देखिए मेडिकल साइंस वर्सेस अगर देखेंगे तो आज मोदी जी भी कहते हैं कि भगवान पे विश्वास करिए, अल्टीमेटली भगवान ही आपको बचाएगा। वो भी अगर कोरोना काल में देखें तो आप मंदिरों को और उन्होंने जैनिज्म के कंसेप्ट को बहुत सराहा है इस चीज के अंदर। तो हम यही कहेंगे कि मेडिकल साइंस डेफिनेटली अपना काम करती है, उसके लिए बजट है, लेकिन ऑल्टरनेट हीलिंग सेंटर्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेडिकल साइंस कोई डिप्रेशन का या बीपी शुगर का इलाज नहीं कर सकती है, उसके लिए आप हमेशा दवाइयां लेते रहेंगे। तो ऑल्टरनेट हीलिंग सेंटर्स हमारे पास खुलने चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस स्कीम्स चलानी चाहिए जो रेगुलर एजुकेशन करिकुलम में उनका होना चाहिए। साथ में जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर रेगुलर प्रैक्टिस में ये योगा और जो हमने ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज जैसा हमारा उड़ान भारती स्काई फाउंडेशन फैट टू फिट टाइप के कोर्स चलाता है, जिसमें साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। और इन सब चीजों को कराने के साथ साथ बच्चा जो है एक यूथ एक कल्चर के साथ भी हमारा जुड़ा रहता है, क्योंकि आज अगर आप यूथ को देखेंगे तो वो बहुत वायलेंट होता चला जा रहा है। और इस कोरोना काल में तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, तो वहां भी ग्रेटिट्यूड की जरूरत है। तो इस तरह के कोर्सेज स्कूल्स कॉलेज के करिकुलम में एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होने चाहिए। बिल्कुल। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक कोई आपकी इच्छा क्या है बजट में, आपने हो सकता है नहीं कहा हो सीएम सर से,
लेकिन आपकी इच्छा है कि बजट में एक चीज जरूर होना चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं, ओवरऑल बजट में एक चीज क्या हो जो जो कि लगता है कि उसके बिना बजट अधूरा रहेगा। तो अंजना जी। बजट के लिए मैंने एक और सुझाव है मेरा कि जो छात्र और छात्राएं 11 और 12वीं क्लास में पढ़ने के बाद उसके बाद अपना फ्यूचर तय करते हैं कि हमें किस लाइन में जाना है, तो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होती है, उनको सबको एक सेंटर पर जाना होता है, चाहे वो कोटा में जाके पढ़ाई करें, चाहे वो आइलैंड में, जयपुर में करें, कहीं भी करें, AIEEE हो या मैनेजमेंट हो, किसी भी लाइन में जाना है तो उनको ये काम करना ही होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के गरीब समाज के लोग हैं या असक्षम लोग हैं, उनकी जो बेटियां हैं वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाती और हजारों बेटियां इस चीज से वंचित रह जाती है। उसके लिए मैंने ये अपना सुझाव दिया था कि जो स्कूल्स हैं जहाँ वो 12th पूरा करते हैं, उसके बाद समर वेकेशन जो होती है 2 महीने की, और उसके बाद का 1 महीने का समय और लेकर वहां पर उनको उन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी उनके वहीं शहर में या गांव में वहीं कराई जाए, जिससे कि उनका पैसा भी बच सके और जो उनकी बेटियां हैं वो भी पढ़ सके और उनको भी ये शिक्षा लेने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, क्योंकि हर पेरेंट्स जो तैयार नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को बाहर, लड़कियों को भेजा जाए। इस तरह की सोच के लोग भी है। तो ये मैंने एक सुझाव और दिया था, जिससे क्या है कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, जिस भी लाइन में जाएंगे कम पैसे में, वो जो असक्षम लोग हैं वो भी ऊपर आ पाएंगे। इस तरह का भी मेरा सुझाव रहा है कि अगर बजट में इस चीज को लिया जाए। एक और चीज मैंने ली कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, जिनमें कि आजकल ये हाइपर एक्टिविटीज या जो मेंटली थोड़े से स्लाइटली डिस्टर्ब होते हैं, उन लोगों को राइट टू एजुकेशन के अंदर स्कूल में एडमिशन तो मिल जाता है कि भाई उनको एडमिशन तो मिलेगा, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स लगाने होते हैं। तो उन स्पेशल एजुकेटर्स को भी वहां पे अपॉइंट किया जाए, चाहे स्कूल बड़ा हो छोटा हो, गवर्नमेंट के स्कूल हो, उस सभी स्कूलों में एक एक स्पेशल एजुकेटर अगर होगा तो उस तरह के बच्चे भी अपने शिक्षा को हासिल कर पाएंगे। उनको समाज से अलग देंगे, वो भी एक मेन स्ट्रीम में वो बच्चे भी आ सकेंगे। ये उनका भी हक होता है कि उनको मेन स्ट्रीम में लिया जाए। बिल्कुल रितु जी, आप क्या कहेंगे संक्षेप में एक सजेशन कि जो बजट के लिए आपको लगता है बिल्कुल अपरिहार्य है? तब मध्यम वर्ग को उनको राहत देकर रोजगार, सबसे कमी आ रही रोजगार की। सर कोरोना काल में लोगों ने अपने अपने लोग कम कर दिए, मतलब निकाल दिया। तो सबसे ज्यादा जरूरत है अभी युवा वर्ग को रोजगार की, और सरकार को रोजगार के लिए कोई न कोई स्टेप लेना चाहिए। हर जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको रोजगार मिलना ही चाहिए, नहीं तो सब लोग पता लगेगा पकौड़े तल रहे हैं। सर वो पकौड़े नहीं तलवाने सबसे। बिल्कुल सही बात है। रोजगार का अब आपका मतलब है कि स्वरोजगार की बजाय रोजगार हो, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? स्वरोजगार नहीं होना चाहिए सर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दे तो सही रोजगार, स्वरोजगार तो कर लेंगे सर, लेकिन रोजगार तो सरकार की तरफ से होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पढ़ लिख के बच्चे इंजीनियर बन के पकौड़े थोड़ा ना तलेंगे सर। यही हो रहा है, बच्चों को भी जॉब भी नहीं मिल रहा, MBA में बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा, और सब बच्चे 8-8, 10-10 हजार में नौकरी पे लगने को राजी बैठे हैं सर, उनको वो भी नहीं मिल रही। उनकी एजुकेशन का समस्या बड़ी है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। भारती जी, आपकी क्या सुझाव है एक बिल्कुल अहम कि उसके बिना आप कहेंगे कि बजट फीका रहा? कि मैं यही कहूंगी कि जो भी स्किल डेवलपमेंट के लिए है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और अगर आप देखें तो 8 साल तक के बच्चों के लिए ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम के लिए जरूर बजट होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। उनका मतलब वो कहते हैं ना कि नींव ही कच्ची हो गई है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी सफर कर रही है और बच्चा माँ के गर्भ में जो सुनता है वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। और 8 साल तक के बच्चों की अभी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है, चाहे स्कूल से लेकर हो चाहे घर तक। तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बजट चाहे कोई भी पारित होता हो, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बजट का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए सोशल ऑडिट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक सेपरेट बजट होना चाहिए, और ये सोशल ऑडिट का जो काम है यो NGOs को दे दिया जाना चाहिए, और हर NGO के लिए एरिया फिक्स कर देना चाहिए कि इस हर एरिया में एक एक NGO को इस सोशल ऑडिट का काम दे देना चाहिए, ताकि जो बजट दिया गया है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने बहुत जगह पर ऐसा देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन
बहुत सारे आकर बजट बहुत अच्छा पारित होता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस तक वो पहुंचता नहीं, वो भंडार गृह में ही जाकर सब खराब होता रहता है। या अनाज अगर देखे तो भंडार गृह में सड़ते रहते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, कई जगह पर नहीं पहुंचते। तो समय खत्म हो गया है, स्पेशल बजट चाहिए। बिल्कुल। हमारा समय अब है नहीं, तो आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करना चाहिए कि आप लोगों ने एक समग्र जो विकास की बात की है कि रोजगार भी हो, उसमें आपको उसमें MSME की बात भी की और महिलाओं की बात भी की, न्यूट्रिशन की बात भी की, ओवरऑल समग्र स्वास्थ्य की बात की है। उम्मीद करना चाहिए कि बजट भी एक समग्रता लिए हुए इस तरह का आएगा। आप सभी लोग चर्चा में जुड़िए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।